तो एक ना एक बार तो हर किसी के मन में ये डाउट या ये सब थॉट्स आए होंगे कि कंपनी में जाके आगे के प्रोसीजर्स क्या होंगे। जब भी किसी ने प्लेसमेंट एग्जाम्स दिए हैं तो उसके दिमाग में एक थॉट तो ज़रूर आता है कि आगे जाके उसकी प्रोजेक्ट्स क्या मिलेंगे, उसको ट्रेनिंग क्या होगी, या फिर प्लेसमेंट से पहले ये उसका आखिरी एग्जाम है, या कंपनी में जाके भी उसके कुछ टेस्ट्स होंगे। सो बीइंग एन एक्सेंचर एम्प्लॉय, मैं आज एक्सेंचर की ही बात करने वाला हूँ कि कंपनी में जाके क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होता है, आपके प्राइमर एग्जाम्स में आपको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, क्या एवेल्यूशन क्राइटेरिया होता है आपके प्राइमर्स का, आपके ट्रेनिंग का, और आपको कितनी जल्दी प्रोजेक्ट मिलता है और प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ और आपको इंटरनेट पे इतनी डिटेल वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। तो एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं। जब आपको एक्सेंचर की तरफ से डेट ऑफ ज्वाइनिंग का मेल आएगा तो उसमें आपकी बेस लोकेशन दी होगी और आपका बेस ऑफिस दिया होगा। तो आपको उस हिसाब से अपनी पूरी ट्रिप प्लान करनी है। 14 डेज़ की अकोमोडेशन आपको कंपनी ही देती है एक 3 स्टार होटल में, तो उसकी आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और स्टार्टिंग के 6 से 8 दिन आपको सिर्फ कंपनी के बारे में बताया जाएगा। आपके एनजीएक्स सेशंस होंगे, आपके सैलरी अकाउंट खुलवाया जाएगा आपका, और बाकी की सारी डिटेल्ड चीज़ें होंगी जो कंपनी के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी का एक कंपेनियन है पूरा, एक्सेंचर ने बनाया है जो पोर्टल, उसमें आपको पूरा एक्सपीरियंस कराया जाएगा उसका। और उसके बाद आपके जो फेलो कंपेनियंस हैं, कोलीग्स हैं, उनसे आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग कराया जाएगा। मतलब आपकी टीम मीटिंग्स हुआ करेंगी स्टार्टिंग के 6 to 8 डेज़ में। टीम टास्क हुआ करेंगे जिसमें आपके रूम्स बना दिया करेंगे, टीम्स पे आपके रूम्स बना दिया करेंगे 5 से 8 लोगों के, और आपको कुछ भी टॉपिक दे दिया करेंगे डिस्कस करने को, जिससे आपके कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ी ग्रोथ हो और आप थोड़ा जानो बाकी लोगों को। क्योंकि जब आप ट्रेनिंग में जाओगे इसके बाद तो आपको उनके संग बॉन्डिंग और कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करनी ही पड़ेगी। और ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि आज से 2 दिन पहले मेरे पास एक न्यू जॉइनर का कॉल भी आया था, तो मैंने उससे कम से कम 1-1.5 घंटे कॉल पे बात करी और उसको पूरा प्रोसेस समझाया कि प्राइमर्स से क्या होता है, ट्रेनिंग में कैसे क्या होगा। क्योंकि मेरी जो स्ट्रीम थी ट्रेनिंग में, जो स्किल सेट पे मेरा पूरी ट्रेनिंग चली है, उसी स्किल सेट की उसकी ट्रेनिंग थी, और वो एकदम न्यू स्किल सेट है, प्रीवियस ईयर या कभी भी पहले उस पर काम नहीं हुआ है। तो हम लोगों के पास तो कोई नॉलेज नहीं थी, प्रायर नॉलेज, ना किसी सीनियर के पास। लेकिन अब हम लोगों की ट्रेनिंग हो चुकी है, प्रोजेक्ट एलोकेट हो चुके हैं, तो हम लोग समझा सकते हैं किसी भी जूनियर को, किसी को भी बता सकते हैं कि कैसा प्रोसेस होता है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है सारे एग्जाम्स के लिए। तो इतनी देर उसे समझाने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये तो एक इंसान है बस। ऐसे कितने लोग होंगे जिनकी अभी ज्वाइनिंग होनी है या जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, जिनको अपनी स्ट्रीम ट्रेनिंग के बारे में डाउट्स हैं, प्राइमर्स के बारे में डाउट्स हैं, पासिंग क्राइटेरिया क्या होने वाला है, एवेल्यूशन क्या है। तो मैं उसी सब चीज़ों के बारे में आज बात करने वाला हूँ। जब आपको प्रॉपर 14 to 15 डेज हो जाएंगे कंपनी में, तब आपकी प्राइमर्स की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तो मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे। और ये टॉपिक्स प्राइमरीली AASEs के लिए हैं। AASEs के लिए आप किसी ASE को कांटेक्ट कर सकते हो, उसके बारे में मुझे नहीं पता है। मैं खुद एक AASE हूँ और हम लोगों के टॉपिक्स अलग थे, हम लोगों का सिलेबस अलग था प्राइमर्स का, और ASE वालों का अलग था। तो सबसे पहले तो जो आपका सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा सॉफ्टवेयर फंडामेंटल्स। तो इसमें आपको बेसिक सूडो कोड के बारे में बताया जाएगा। जो सबसे बेसिक आपका पहला ही टॉपिक होगा वो होगा सूडो कोड, एल्गोरिथम्स और फ्लो चार्ट। इसके बारे में आपको पूरा बताया जाएगा कि सूडो कोड बनाते कैसे हैं, एडवांस सूडो कोड कैसे बनाते हैं, फ्लो चार्ट्स कैसे डिज़ाइन करते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे प्राइमर्स में। तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। सबसे पहले सॉफ्टवेयर फंडामेंटल्स, इसमें आपके ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेंड्स क्या होते हैं, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कितने टाइप के फेजेस होते हैं, सारे फेजेस डिफाइन करे हैं और हर फेज को एकदम डिटेल में डिस्क्राइब किया है। इसकी पीपीटीज भी आपको मिलेंगी प्राइमर्स के, जब आपके सेशंस होंगे उसमें आपको पीपीटी प्रोवाइड करी जाएगी। लेकिन मैंने नोट्स बना लिए थे क्योंकि अपने हैंड रिटन नोट से पढ़ने में ज़्यादा आसानी होती है। HDLC डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है, मॉडल्स क्या होते हैं, वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, ये सब आपने कॉलेज में पढ़ा होगा अपनी प्लेसमेंट की तैयारी के टाइम पर। इसके बाद सेकंड टॉपिक था हम लोगों का वेब टेक्नोलॉजीज। तो इसमें आपका पूरा ये वेब ब्राउजर, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सब इसमें था। HTML5 में क्या क्या नए फीचर्स आए हैं वो सारी डिटेल में आपको बताया जाएगा, क्योंकि इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही आएंगे। इसके बाद हम लोगों का थर्ड टॉपिक है जेन AI। तो इसमें ये पूरा थियोरेटिकल होने वाला है, लेकिन आपको थोड़ा समझ के इसकी थ्योरी याद करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स दी जाएंगी प्राइमर्स में कि एक आपको सिचुएशन बना के दे दिए और आपको 4 नीचे प्रोसेस दे देंगे जेन AI की कि इसमें से कौन सा जेन AI का प्रोसेस उसमें प्रॉपर सूटेबल है। जेन AI में सबसे पहले जेन AI की एप्लीकेशंस आएंगी, फिर आपको डिफरेंसेस आएंगे, जेन AI वर्सेस ट्रेडिशनल AI, जेन AI वर्सेस डिस्क्रिमिनेटिव AI, जेन AI वर्सेस प्रिडिक्टिव AI, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन 1000% आना है। ये जो डिफरेंस बताया मैंने आपको,
इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आपके प्राइमर्स में। फिर पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स निकालना बताया जाएगा किसी भी एक्सप्रेशन का। इसके बाद आउटपुट क्वेश्चंस आएंगे आपके जावा से रिलेटेड, वो आपके प्राइमर्स में आएंगे ही। आपको एक कोड दे दिया जाएगा, आपको बताना पड़ेगा कि इसमें एरर है या फिर इसका आउटपुट निकलेगा। फिर आपका एसक्यूएल और आरडीबीएमएस स्टार्ट होगा, तो इसमें आपके पूरे स्टेटमेंट्स आ जाएंगे एसक्यूएल के, डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल और सारे टाइप के डेटाबेसेस होंगे। क्या एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स क्या हैं आरडीबीएमएस के। और इस पेज को मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करके रखा था फोल्ड, क्योंकि इसका क्वेश्चन एक आना ही आपके प्राइमर में 1000% आना है। आपको सारे डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल और टीसीएल, ये चारों स्टेटमेंट्स, इनमें कौन से फंक्शंस आते हैं वो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको 4 फंक्शंस दिए हैं और क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा डीएमएल स्टेटमेंट है। तो अगर आपको चारों का पता होगा कि कौन सा किस कैटेगरी में लाई करता है तो आप बता पाओगे, वरना आप नहीं बता पाओगे। और इसके अलावा कुछ 1 या 2 टॉपिक्स और थे जिनको मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, वो आपको ज्वाइनिंग से 1 महीने पहले आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। जिस वेबसाइट से आपको पढ़ना है, सारे टॉपिक्स कहाँ पे अवेलेबल हैं, वो पूरा आपको डिटेल मिल जाएगी। आपको पूरा 1-1.5 महीने का टाइम मिलेगा प्राइमर एग्जाम देने से पहले, तो आप आराम से पढ़ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। और जो भी न्यू ज्वाइनर्स हैं या जो अभी ज्वाइन करने वाले हैं, उनको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं अपनी स्क्रीन पे आपको अपना स्कोर दिखा देता हूँ जो मेरा प्राइमर्स में आया था, क्योंकि मेरा जो स्कोर था वो एकदम बॉर्डर लाइन था। आप एक बार स्कोर देखिए, मेरे 20 में से 12 मार्क्स आए थे और 12 ही पासिंग क्राइटेरिया था। मतलब आपको 60% लाना है पास होने के लिए। मैं बिल्कुल 16 क्वेश्चंस तो एकदम सही करके आया था, लेकिन आपको पता है कि हमारी आदत होती है कि हम लोग रीचेक करते हैं बाद में अपना एग्जाम देने के बाद। तो जब मैंने 3-4 बार रीचेक किया तो 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें मुझे डाउट आ रहा था, सेल्फ डाउट, तो मैंने उनके आंसर चेंज कर दिए। जब मैं एग्जाम देके बाहर निकला और मैंने सबसे डिस्कस किया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो चारों आंसर मेरे सही थे। तो आपका प्राइमर्स का जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके 1 हफ्ते के अंदर आपको आपकी स्ट्रीम ट्रेनिंग का मेल आ जाएगा। आपका जो पूरा ग्रुप है AAS's का, उनकी एक ही स्ट्रीम ट्रेनिंग होगी। आपका स्किल सेट आपको बता दिया जाएगा कि आपको किस चीज़ पर काम करना है, किस चीज़ पर आपकी ट्रेनिंग होगी, और आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। वीडियो को पॉज करके एक बार देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि जिनकी भी इस सेगमेंट में ट्रेनिंग होगी, इस स्किल सेट में ट्रेनिंग होगी, उनका पूरा स्केड्यूल यही रहने वाला है। तो ये पूरा स्केड्यूल दिया हुआ है सिर्फ बिग डेटा के लिए कि आपको प्रोजेक्ट कब बनाना है, आपका वाइवा कब होगा, आपके हैंड्स ऑन कब होंगे, बाकी के MCQs हैं जो 2 वो कब होंगे, आपके कौन कौन टीचर्स रहेंगे। तो पूरा स्केड्यूल इसमें दिया है। और अगर आपकी कोई और स्ट्रीम ट्रेनिंग होगी तो इसमें डिफर कर सकता है। ये मेरी 2.5 मंथ्स की ट्रेनिंग थी पूरी। अब मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। तो जब हम लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई बिग डेटा की, तो हम लोगों का हर वीक एक एग्जाम था। आप ये मान के चलिए कि मंडे टू फ्राइडे हम लोगों को पढ़ाया जाता था एक टॉपिक। 3 दिन में हम लोग पूरा प्रिपेयर करते थे अपने मंडे के एग्जाम के लिए, अपना एग्जाम देते थे और फिर मंडे से नया हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट होता था। और ये प्रोसीजर पूरा 2.5 मंथ्स तक चला है। बहुत स्ट्रेस रहेगा, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, चीजें समझनी पड़ेंगी क्योंकि नई रहेंगी सब चीजें। बस मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोगों को SQL आती है, जो कि आती होगी क्योंकि आप लोगों ने अपनी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन में SQL पढ़ी होगी अच्छी खासी, अगर आपको कॉलेज लेवल की भी SQL आती है तो आप आराम से ये ट्रेनिंग पास कर लोगे। इसमें इतना बताना चाहता हूँ क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट SQL से ही रिलेटेड है। थोड़ा बहुत डिफर करता है, चीज़ें अलग हैं थोड़ी, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे वही हैं अगर आपको बिग डेटा एज ए स्ट्रीम ट्रेनिंग मिलती है। तो फर्स्ट वीक में हम लोगों को SQL पढ़ाया गया और जावा पढ़ाया गया और पाइथन पढ़ाया गया, और हम लोगों के टोटल 2 MCQ होने थे। तो काफ़ी लोगों को ये डाउट था कि जो 2 MCQ हैं और जो प्राइमर्स का MCQ हुआ है, इन तीनों का क्यूमुलेटिव स्कोर निकाला जाएगा और तीनों के मार्क्स मिला के अगर 60% से ऊपर है तो आप पास हो गए, वरना आप फेल हो जाओगे और आपको रीटेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन बहुत से लोगों को ये भी डाउट था कि प्राइमर्स अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी है, एक सेपरेट एग्जाम है, उसका स्कोर अलग काउंट होगा और जो अभी 2 MCQs होने हैं उनका स्कोर अलग काउंट होगा। तो मैं इसी बारे में आपको अभी बताने वाला हूँ। तो जो हम लोगों का पहला MCQ था उसमें SQL और पाइथन पढ़ाया गया था हम लोगों को, उसी पर हम लोगों का एग्जाम था। और जहाँ तक मुझे याद है दूसरे MCQ में हम लोगों को यूनिक्स और जावा पढ़ाया गया था और डेटा वेयरहाउसिंग। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोगों के प्राइमर्स में अच्छे खासे मार्क्स आते हैं तो आपको इसका क्या बेनिफिट मिलता है। तो जिस दिन रिजल्ट आने वाला था हम लोगों का MCQ 1 और MCQ 2 का, तो उस दिन बहुत ज़्यादा टेंशन थी क्योंकि किसी को नहीं पता था कि क्या रिजल्ट होने वाला है, क्योंकि एकदम ही न्यू कॉन्सेप्ट्स थे, सब नई चीज़ें थी, ट्रेनिंग ही पूरी नई थी। तो हम लोगों के पास कुछ प्रीवियस ईयर का भी नहीं था कि हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, क्या करेंगे। हम लोगों के पास बस जो मटेरियल था उसी से हम लोगों ने पढ़ा और सब बहुत टेंस थे। मुझे आज भी याद है मैं लंच कर रहा था और एकदम से एक मेरे फ्रेंड का कॉल आया, एग्जाम के रिजल्ट्स आ गए हैं MCQ 1 और MCQ 2 के, एक बार चेक कर लो। मतलब मेरे गले से निवाला नहीं उतर रहा था, मुझे इतनी टेंशन थी। फिर मैंने भगवान का नाम लिया, मैंने कहा चलो जो होगा देखा जाएगा। फिर मैंने अपना रिजल्ट ओपन किया और अभी आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट दिख रहा है। अब मैं इसको एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ आपको, तो आप एक बार देख लो पॉज करके। तो जब रिजल्ट आया तो इसमें तीनों के स्कोर्स, प्राइमर्स का और MCQ 1 और MCQ 2 का स्कोर साथ में दिया था।
तो इससे ये तो क्लियर हो गया था कि तीनों का एवरेज क्यूमुलेटिव स्कोर निकाला है, और मेरे तो प्राइमर्स में 12 मार्क्स ही थे, तो मुझे उसका कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला था। और ये भी मैं बता दूं कि जो आपका MCQ 1 और MCQ 2 था, ये 40 मार्क्स का था, तो इसमें आपको 40 में से 24 लाने थे पास होने के लिए। तो मेरे दोनों MCQ में, एक MCQ में मेरे 14.5 आए और एक MCQ में मेरे 15 आए। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 14.5 मतलब 29 मार्क्स और 15 मतलब 30 मार्क्स। तो मेरे 40 में से 29 और 30 मार्क्स आए थे। और जिस लेवल पे मुझे टेंशन हो रही थी कि क्या होगा, कैसे मार्क्स आएंगे, मुझे पता है कि सभी को वो टेंशन होती है। अभी न्यू जॉइनर्स आएंगे, उनको भी वो टेंशन होगी कि क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या करना है, ट्रेनिंग कैसे होगी, कैसे होगा। तो मैं आपको आज पूरा डिटेल में वही बता रहा हूँ कि मुझे भी बहुत टेंशन थी, लेकिन एक सेकंड में वो पूरी टेंशन चली गई जब मैंने मार्क्स देखे। और एक चीज़ और कि अगर आप लोगों की बिग डेटा की स्ट्रीम ट्रेनिंग है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये अभी तक की सबसे ज़्यादा टफेस्ट ट्रेनिंग है। मैंने जितने लोगों से भी बात करी जो पहले एक्सेंचर में ज्वाइन हुए थे, जो सीनियर्स हैं, ऐसी ट्रेनिंग किसी की भी नहीं हुई है कभी। 2 से ढाई महीने की ट्रेनिंग में प्राइमर्स को हटा दो, अभी प्राइमर्स के अलावा 2 MCQ होने हैं जो ट्रेनिंग बेस्ड है, उसके बाद 4 हैंड्स ऑन होने हैं। हैंड्स ऑन का मतलब होता है प्रैक्टिकल एग्जाम्स, जो कोडिंग एग्जाम्स होते हैं, प्रॉपर मेटल पे एग्जाम्स होंगे, आपके प्रॉक्टर्ड एग्जाम्स होंगे 4, और अगले ही दिन उन चारों हैंड्स ऑन का प्रैक्टिकल का वाइवा होगा। मतलब हर वीक आपका एक प्रैक्टिकल कोडिंग एग्जाम होगा और उसके अगले दिन हर वीक आपका वाइवा होगा उसी एग्जाम पे रिलेटेड। फिर इसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने में 5 से 6 दिन बचे होंगे, तब आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। जो आपने ट्रेनिंग में टॉपिक्स पढ़े हैं, इनमें से कोई भी 3 या 4 टॉपिक पे आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है और एक PPT तैयार करनी है, और आप इसको कहीं से भी कॉपी नहीं कर सकते हो। और फिर उसका सेपरेट वाइवा होगा। आपका रिपोर्ट के अलग मार्क्स होंगे, PPT के अलग मार्क्स होंगे और आपके वाइवा के अलग मार्क्स होंगे। तो ये पूरा ऑल टुगेदर मिला के आपको 60% से ऊपर लाना है। तो आपका प्राइमर का रिजल्ट आ गया, आपके MCQ 1 और MCQ 2 का रिजल्ट आ गया और आप पास हो गए उसमें। अब इसके बाद आगे क्या? अब आपकी ट्रेनिंग वापस से स्टार्ट होगी, वापस से नया हफ्ता स्टार्ट होगा। फिर आपको पढ़ाया जाएगा कसांड्रा, उसके अगले हफ्ते पढ़ाया जाएगा हडूप, HDFS, हाइव, और फिर आपको पढ़ाया जाएगा पावर BI और ऑल्ट्रिक्स, ये डेटा विजुअलाइजेशन के लिए टूल्स हैं, ये पढ़ाया जाएगा। और लास्ट में आपको पढ़ाया जाएगा PySpark SQL एप्लीकेशन एंड इंटीग्रेशन। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो मैंने आपको 5 टॉपिक्स बताए, इनमें से 4 टॉपिक्स में तो आप स्कोर कर लोगे अच्छे खासे मार्क्स, लेकिन जो लास्ट टॉपिक है PySpark SQL एप्लीकेशन एंड इंटीग्रेशन, उसमें आप बिल्कुल उम्मीद छोड़ देना। इसलिए आप फोकस करना कि जो आपके बाकी के एग्जाम्स हैं उसमें आप अच्छे खासे मार्क्स लाओ, जिससे आगे जाके कॉम्पनसेट हो जाए वो चीज़। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि जो PySpark SQL एप्लीकेशन एंड इंटीग्रेशन टॉपिक है, वो सबसे टफेस्ट टॉपिक है और वो किसी को समझ नहीं आया था हमारे बैच में। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान रखना बाकी के टॉपिक्स का, उसके अलावा जो चीज़ें हैं उनमें अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करना। क्योंकि अभी मैं आपको अपना रिजल्ट दिखाने वाला हूँ हैंड्स ऑन 1, हैंड्स ऑन 2, हैंड्स ऑन 3 और हैंड्स ऑन 4 का, और आपको एवेल्यूएशन क्राइटेरिया भी बताऊंगा कि कैसे एवेल्यूएट होता है और किस बेसिस पे एवरेज निकाला जाता है और मार्क्स निकाले जाते हैं। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे हैंड्स ऑन 1 और हैंड्स ऑन 2 का क्यूमुलेटिव स्कोर निकाला जाता है, वो 60 से ऊपर होना चाहिए, और हैंड्स ऑन 3 और हैंड्स ऑन 4 का भी 60 से ऊपर होना चाहिए क्यूमुलेटिव। अगर आपका सेपरेट एग्जाम्स में कम स्कोर है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको दोनों का मिला के 60 से ऊपर लाना है। और इसमें एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान से देख रहे होंगे, मेरा हैंड्स ऑन 4 का रिजल्ट, जिसमें मेरे 13 मार्क्स आए हैं। बाकी सब में आप देखिए मेरे कितने अच्छे मार्क्स आए हैं, 20 में से 18.8, 18.7, 17.8 ऐसे मार्क्स आए हैं, और उसमें मेरे 13 आए हैं, और ये सारे 80 में से कन्वर्ट करके निकाले हैं मार्क्स। तो आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए कि आपको एक बार में 2 एग्जाम्स लेके साथ में चलना है। पहला हैंड्स ऑन 1 दिया, हैंड्स ऑन 1 का जो रिजल्ट है वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप लोग एग्जाम दे के आए हो तो आप लोग एक अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट निकाल सकते हो कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे। फिर उस हिसाब से आप हैंड्स ऑन 2 की प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं अगर अपना बताऊं, और हम लोगों के यहाँ जितने भी लोग थे ट्रेनिंग में, हम लोगों ने ऐसा किया था कि हम लोग हर एग्जाम को सेपरेट लेके चल रहे थे कि हर एग्जाम में 60 से ऊपर लाने हैं बस। क्यूमुलेटिव एवरेज, साथ में स्कोर निकालना, ये सब हम लोगों ने हटा दिया था। आप हर एग्जाम में 60 से ऊपर लाओगे तो एट दी एंड आप पास हो ही जाओगे, चाहे क्यूमुलेटिव निकालें चाहे सेपरेट निकालें। और पावर BI और ऑल्ट्रिक्स जो आपका हैंड्स ऑन 3 होगा वो सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग होगा, ये आप ध्यान रखना। खैर मेरे तो तीनों में ही सेम मार्क्स आए हैं, 18.8, 18.6, 17.8, वो आसपास के ही मार्क्स हैं, लेकिन सबसे इजी पावर BI और ऑल्ट्रिक्स होगा, और इसका आपको एडवांटेज स्पार्क SQL में मिलेगा। मेरे 18.6 आए पावर BI और ऑल्ट्रिक्स में, मेरे हैंड्स ऑन 3 में, और हैंड्स ऑन 4 में PySpark SQL में मेरे 13 मार्क्स आए, लेकिन दोनों का कंपेंसेट होके मेरा अच्छा खासा परसेंट बन गया। और मैं आपको टॉपिक्स भी बता देता हूँ, जब आप PySpark SQL का एग्जाम देने जाओगे, आपका हैंड्स ऑन होगा, तो PySpark एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन ये एक सेपरेट टॉपिक होगा, और ये 25 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 10 मार्क्स का और एक 15 मार्क्स का। ये 2 क्वेश्चन आएंगे, और हमारे बैच में
हर कोई ये क्वेश्चन छोड़ के आया था, किसी को कुछ समझ नहीं आया था, ना हम लोगों के ट्रेनर हम लोगों को ये टॉपिक समझा पाए थे, क्योंकि ये बहुत टफ टॉपिक है, बहुत हाई लेवल का। तो इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स थे पाईस्पार्क एसक्यूएल में, उसमें हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कर ली थी कि अगर ये दोनों क्वेश्चन हम लोग छोड़ भी देंगे तो एटलीस्ट पास तो हो ही जाएंगे हम लोग। जो पहला वाला क्वेश्चन होगा इसका पाईस्पार्क एप्लीकेशन वाला, इसमें आपको 5 स्क्रीन रन करके दिखानी पड़ेंगी, ज़ूकीपर, काफका, ऐसे करके 5 स्क्रीन होंगी, मुझे अभी याद नहीं है। वो आप अगर रन कर दोगे तो आपको 5 से 6 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। इसलिए आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा जो बाकी के बचे हुए टॉपिक्स हैं उन पे, और जो हैंड्स ऑन 3 है पावर बीआई और ऑल्ट्रिक्स, उस पे बहुत फोकस करना पड़ेगा पास होने के लिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पूरी ट्रेनिंग इजी होने वाली है, क्योंकि हम लोगों का जो पुणे बैच है, हम लोगों के बैच में सारे एग्जाम्स में हर कोई पास था, लेकिन जो बेंगलोर वाला बैच है 20 या 17 में से कम 7 लोग फेल थे। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि इतना भी ईजी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग अपने नोट्स बनाते जाओगे, क्योंकि ये सारा कमांड्स का खेल है, इसमें कमांड्स ही चलना है पूरे में। जो आपका पूरी ट्रेनिंग होगी, कसांड्रा, हाइव, हडूप, HDFS, ये सारा कमांड्स है। इन सब में आपको टर्मिनल में कमांड्स रन करने हैं, बड़े बड़े कमांड्स होंगे, आउटपुट होंगे, और आपको पूरा क्राइटेरिया मैंने बता दिया है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जब भी आप हैंड्स ऑन देने बैठोगे, आपको एक वर्ड फाइल ओपन करके रखनी है, क्योंकि जब आप एग्जाम कंप्लीट करोगे तो आपको वो अपलोड करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आपका एग्जाम कंप्लीट होगा तब आपको उस वर्ड फाइल में आपके आउटपुट के स्क्रीनशॉट और आपके कमांड्स जो आपने रन करा वो आउटपुट निकालने के लिए उसका स्क्रीनशॉट पेस्ट करना पड़ेगा। और वो पूरी PDF आपको अपना जो भी आपकी एम्प्लॉय ID होगी और आपका नाम, उस PDF का नाम लिखोगे, क्वेश्चन पेपर के साइड में एक लिंक दिया होगा, उसी पर अपलोड करनी पड़ेगी। उसी के बेसिस पे आपको एवेल्युएट किया जाएगा। तो आपको हर एग्जाम में शुरुआत से ही आप ये कभी मत करना, आप ये बिल्कुल भी मत करना कि जब पूरा एग्जाम कंप्लीट हो गया फिर स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट किए। आप बहुत बुरे फंस जाओगे। आप ये समझ लो कि आप फेल ही हो जाओगे, कुछ बचेगा नहीं करने को। क्योंकि जो एग्जाम में आपको डेटा सेट दिया जाएगा 10,000 एंट्रीज का, 20,000 एंट्रीज का दिया जाएगा, और एक बार जब आपने कोई कमांड रन कर दिया और उसका आउटपुट आ गया तो आप ऊपर स्क्रॉल करोगे, लेकिन ऊपर स्क्रॉल नहीं होगा, क्योंकि इतनी सारी एंट्रीज होंगी कि वो इतनी ऊपर तक स्क्रॉल नहीं करेगा और आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे। इसलिए आपको हर क्वेश्चन के साथ उसका स्क्रीनशॉट लेना ही है और उसको पहले वर्ड फाइल में पेस्ट करना ही है। तो ये मैंने आपको पूरा ट्रेनिंग का बता दिया, कैसे एवेल्युएशन होती है। बहुत लोगों को डाउट्स थे कि एवरेज कैसे निकाला जाता है, कितने एग्जाम्स का कैसे निकाला जाता है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया। और फिर आपकी एक 20 दिन की एक और ट्रेनिंग होगी जो कि ATAE ट्रेनिंग होती है। वो एकदम अलग होती है, वो इन सब चीज़ों से रिलेटेड नहीं होती है। उसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करे जाते हैं। आपको बताया जाता है कि जब आपको एक प्रोजेक्ट असाइन होगा तो आपको वहाँ पर कैसे डील करना है, आपको स्क्रम कॉल्स कैसे लेनी है, अपने सुपरवाइज़र को कैसे रिपोर्ट करना है, वो सब चीज़ें आपको 20 दिन में बताई जाएंगी। पूरी आपके टीम टास्क हुआ करेंगे, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसका प्रॉपर फ्रेम होके आएगा। वो मैं अभी फोटो डाल देता हूँ, देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर। और जब आपकी ये वाली ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप 1 महीने के लिए घर आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तब आपको कुछ काम नहीं करना है। और फिर आपको प्रोजेक्ट कॉल्स आना स्टार्ट होंगी, आपको HR वगैरह कॉन्टैक्ट करेंगे, जो सुपरवाइजर से वो कॉन्टैक्ट करेंगे, आपसे डिटेल्स लेंगे। जैसे मेरा अभी डेटा इंजीनियर का रोल है और मेरी स्ट्रीम बिग डेटा थी, और मुझे हमेशा से 2 ही रोल चाहिए थे, या जावा फुल स्टैक डेवलपर या डेटा इंजीनियर। तो मुझे डेटा इंजीनियर मिल गया और मैं जिस स्किल सेट पे काम कर रहा हूँ वो है एज़्योर, डेटाब्रिक्स, SQL, पाइथन। और जब मुझे प्रोजेक्ट की कॉल आई थी तो मेरे पास एक डेटा इंजीनियर वाला प्रोजेक्ट था जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ, और इसके अलावा जावा फुल स्टैक की भी एंट्री ओपन थी, लेकिन उसमें बस 2 ही ओपनिंग्स थी। इनफैक्ट मेरी बात उसमें बहुत आगे तक गई थी, मैंने अपना पोर्टफोलियो भी भेजा था उनको, UI UX डिज़ाइन का, उनको बहुत पसंद आया था, और उनका रिप्लाई भी आया था कि हम लोगों ने अपने सुपरवाइज़र को भेज दिया है और हम लोग आपको 1 या 2 दिन में रिवर्ट बैक करेंगे। लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन मेरे हाथ में ये वाला प्रोजेक्ट तो था ही, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने सुपरवाइज़र को कॉल किया, सुपरवाइज़र ने बोला कि हम लोग आपको ऑलरेडी हार्ड लॉक कर चुके थे, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है या नहीं मिलता, ये प्रोजेक्ट आपके लिए हम लोग ने सेव कर दिया था। तो उनको 1-1.5 महीने के अंदर सबको प्रोजेक्ट में लेना ही रहता है, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, सभी को प्रोजेक्ट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस आप लोग अच्छे से अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करिए, क्योंकि जो ट्रेनिंग आप करोगे उसी के बेसिस पे आपको प्रोजेक्ट भी मिलेगा। जो मैंने ट्रेनिंग में पढ़ा है मैं वही सब चीज़ें प्रोजेक्ट में भी कर रहा हूँ। पाइथन, SQL, एज़्योर डेटाब्रिक्स, डेटा वेयरहाउसिंग, वो सब मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ और उसी पे काम करने वाला हूँ आगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपकी हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। बाकी अगर किसी और टॉपिक पे आप लोग वीडियोस चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर बनाऊंगा वीडियो। क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली एक ही टाइप का कंटेंट डालता हूँ,
मुझे जो अच्छा लगता है बताने में लोगों को कि इस चीज़ से किसी की मदद होगी या कुछ भी। मुझे कभी व्लॉगिंग अच्छी लगती है तो व्लॉगिंग करता हूँ, कभी फिटनेस का डालता हूँ, कभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ ऐसी जैसी अभी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ का तो आप लोग मुझे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप लोग न्यू ज्वाइनर हो तो आप लोगों के पास आपकी टीम्स की आईडी आ गई होंगी, तो आप वहाँ से टीम्स पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ से हम लोग बात कर सकते हैं, कन्वर्सेशन। अगर इसके अलावा कोई और डाउट हो आपको, बाकी मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। इसके अलावा आपको कोई भी और आउटसाइडर चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। आप बस फोकस करिए अपनी पढ़ाई पर, अपनी ट्रेनिंग पर, अपने प्राइमर्स पर, बाकी सब अपने आप होता जाएगा। ऊपर सुपीरियर्स हैं आपकी चीज़ों पर चेक करने के लिए, आपको कुछ टेंशन नहीं लेनी है और आराम से चिल करिए यार, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सब टाइम निकल जाएगा। हम लोगों की ट्रेनिंग में हम लोग हर वीक सैटरडे संडे को टर्फ पे क्रिकेट खेलने जाते थे, बैडमिंटन भी खेलने जाते थे, तो टाइम निकल जाता है चीज़ों का। आपको बस फोकस करना है हर चीज़ पे, हर चीज़ का समय निकालना है। बाकी मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? आज मैं बनाऊंगा तहलका ऑमलेट। ये ले। मिलता है कि एक लड़का 17 साल का जो कोई सस्पेक्ट नहीं कर सकता वो जाके मार रहा है हिटलर को, और मैं उसको फॉलो करता, और मैं जब एंटर करता तो वो हिटलर को जला देता। मेरे सामने हिटलर सब अपनी स्टडी में बैठा रहता, वो उठता फायर प्लेस से लेके उसको जला देता, हिटलर कुछ नहीं कर पाता, और मैं वो लड़के को देखता और वो एल्बर्ट आइंस्टाइन रहता और फिर मैं उसको मार देता। और कैसे मैं उसका आरएनसी देके मारता, ऐसा रेयर नेकेड शोक देके मैं उसकी गर्दन वो कर देता भाई। और फिर मैं उठता, और फिर मेरे दिमाग में जब मैं सुबह उठा तो मैं हिस्ट्री याद कर रहा कि भाई एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज वे बिफोर। वो सब तो ठीक है, पहली बात तो हिटलर कभी मरता ही नहीं, कौन मारता कैसे पता नहीं चलता, और एल्बर्ट आइंस्टाइन को मैं मार ही नहीं सकता क्योंकि वो तो बूढ़ा मरता है। 17 साल की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टाइन को कैसे मारूंगा? और मेरे को समझ ही नहीं आया भाई क्या हो गया मेरे साथ सुबह नींद में। Thank you.